हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अरविंद कुमार आज की ऑनलाइन क्लासिक वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज भाई हम फिर पुनः उपस्थित हुए हैं क्लास 7th में सब्जेक्ट साइंस को लेकर, जिसका लेसन नंबर 4 है भाई स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। इसका पार्ट 2 आज हम लेकर आए हैं। इसके पार्ट 1 में मैंने पदार्थ की संरचना के बारे में आपको बता दिया था। एक तो बाह्य संरचना के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं आंतरिक संरचना के आधार पर, दोनों का मैंने आपको वर्गीकरण करके बताया था। आज हम लेकर आए भी इसका पार्ट 2, जिसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण और जल के सापेक्ष घनत्व के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण और पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण और चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। आज हम इन टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है नहीं? तो हाँ, सबसे पहले भी मैं बात करता हूं जल में घुलनशीलता के आधार पर। मतलब भाई जल में घुलनशीलता का मतलब समझ रहे हो? जैसे गर्मी के दिनों में तुमने देखा ही होगा कि क्या करते हैं भाई, उसमें नमक का और चीनी पानी का घोल बना करके क्या करते हैं, पीते हैं, ठीक है नहीं? जिससे हमें गर्मी थोड़ी कम लगती है। तो भाई जो चीनी थी वो जल में घोली जा रही थी, नमक था वो जल में घोला जा रहा था। तो वही तो है कि जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का क्या वर्गीकरण, आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो भाई कहने का मतलब कि जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है नहीं? तो तुमने देखा होगा कि जल में जब चीनी घुल जाती है तो वो जल में विलय हो गई, ठीक है नहीं? इसी आधार पर ये पदार्थ को घुलनशीलता के आधार पर बांटा गया है, वो भाई बांटा गया है 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। और वो पहला भाग जो है वो है भाई विलेय पदार्थ, और दूसरा जो है वो है अविलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ और अविलेय पदार्थ। तो भाई विलेय पदार्थ और अविलेय पदार्थ को हम कैसे परिभाषित करेंगे? कोई पूछने लगे कि विलेय पदार्थ क्या होते हैं, तो भाई इसे परिभाषा कैसे करेंगे कि वे पदार्थ जो किसी द्रव में घोलने पर पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। याद हुई परिभाषा? क्या बोली मैंने कि वे पदार्थ जो किसी द्रव में घोलने पर क्या हो जाते हैं भाई, पूर्णतः घुल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात कर दूं भाई, तुमने देखा होगा जब शरबत तुम बनाते हो तो क्या करते हो भाई, चीनी और पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल क्या है, एक विलेय पदार्थ है, ठीक है नहीं? क्योंकि चीनी जो है वो पानी में पूरी तरह से क्या हो जाती है, घुल जाती है, और हमें एक शरबत प्राप्त होता है, ठीक है ना? दूसरा अगर बोल दूं तो मैं नमक और पानी का घोल, तो तुमने देखा होगा भाई कि ऐसा तो नहीं है कि नमक पानी में नहीं घुलता हो, नहीं घुल जाता। समुद्र में देखा ही होगा, समुद्र का जो जल है वो कैसा है, खारा है, यानी कि नमकीन है। तो उसमें भाई क्या है, नमक घोला हुआ है। तो इससे हम कह सकते हैं कि नमक और पानी का घोल क्या है, एक विलेय पदार्थ है, ठीक है नहीं? तो इससे हम कहेंगे कि जो नमक है और चीनी है वो क्या है, दोनों विलेय पदार्थ हैं। नमक और चीनी कह सकते हैं हम, नमक कोमा चीनी क्या है, ये विलेय पदार्थ है। क्यों? क्योंकि ये जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, ठीक है नहीं? जैसे आप स्क्रीन पर एक चित्र देख ही रहे होंगे, ठीक है नहीं? आपको दिख रहा है कि यहाँ पर चीनी भी दिखाई गई है और एक गिलास में आपको पानी भी दिख रहा होगा,
ठीक है नहीं। अगर इस चीनी को मैं इस पानी में डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा, ठीक है नहीं, जो कि जल में पूरी तरह से चीनी घुल जाएगी। देख पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ठीक। इसी के बाद हम बात करते हैं भाई किसकी, आविलेय पदार्थ की। इसकी बात करते हैं आविलेय पदार्थ की। आविलेय पदार्थ क्या होते हैं भाई, जस्ट इसका अपोजिट है। आपने अभी विलेय पदार्थ की परिभाषा सुनी थी, हाँ, तो इसकी जस्ट अपोजिट है अविलेय पदार्थ। तो वे पदार्थ जो किसी द्रव्य में घुलने पर वो द्रव्य में क्या करते हैं भी, नहीं घुलते, द्रव्य में नहीं घुलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मैं बात कर दूं भाई, अभी से रब कर दे रहा हूं, जैसे यहां पर अविलेय पदार्थ का अगर एग्जाम्पल देखें हम, तो पानी में रेत, पानी सभी ने देखा और रेत भी सभी ने देखी है। क्या कभी पानी में रेत घुलती है, तो जवाब मिलेगा नहीं घुलती है। बोला क्यों नहीं घुलती है, क्योंकि रेत जो है वो अविलेय पदार्थ है। रेत जो है वो क्या है, अविलेय पदार्थ है, ठीक है नहीं। और मैं बात कर दूं तो पानी में लकड़ी या लोहे का बुरादा, पानी में लकड़ी या लोहे का बुरादा, लकड़ी का बुरादा तो सभी ने देखा होगा, जब लकड़ी काटी जाती है तो उससे बुरादा प्राप्त होता है, हाँ। और लोहे का बुरादा भी ये देखा होगा, यही लोहा जब काटा जाता है लोहे की छीलन होती है, वो बुरादा कहलाती है, ठीक है ना। तो अगर उसे हम पानी में घोलेंगे तो क्या घुल जाएंगे, नहीं घुल सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आए थे हमारे रेत कोमा लकड़ी का बुरादा, यानी लकड़ी कोमा लोहे का बुरादा, लोहे का बुरादा, तो लकड़ी, रेत है, लकड़ी है, ठीक है नहीं, इसका बुरादा और लोहा, ये सब क्या है, इसके अविलेय पदार्थ हैं। तो आशा करता हूं कि आपने ये घुलन, जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों को अच्छे से समझा होगा। ये दो प्रकार के होते हैं, विलेय पदार्थ और एक अविलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ जो जल में घुल जाएंगे, अविलेय पदार्थ वो जो जल में नहीं घुलेंगे, ठीक है नहीं। इसके बाद हम बात कर रहेंगे भाई, दूसरा पॉइंट है भाई इसका, क्या, जल के सापेक्ष घनत्व के आधार पर, यानी कि जल के सापेक्ष घनत्व, यानी कि डेंसिटी के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है नहीं। तो भाई जल के सापेक्ष घनत्व के आधार पर, अब यह घनत्व क्या चीज है, तुमने भाई देखा होगा कभी कभी तालाब में या कहीं स्विमिंग पूल में भी देखा होगा कि कोई भी वस्तु होती है वो कभी तो तैरने लगती है और कोई कोई वस्तु जो होती है जल में क्या हो जाती है, डूब जाती है, ठीक है नहीं। जो अब अगर मैं इसे बात करूं कि कौन सी वस्तु डूबेगी कौन सी तैरेगी, तो ये डूबना और तैरना भाई डिपेंड करता है किस पर, डेंसिटी पर, यानी कि घनत्व पर, ठीक है नहीं। अगर बात कर दूं मैं कि जिसका घनत्व कम होगा वो भाई पानी के ऊपर क्या करेगी, वस्तु तैरेगी, पानी के ऊपर क्या करेगी, वस्तु तैरेगी। और जिसका घनत्व अधिक होगा वो भाई वस्तु पानी में क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो अब मैं इस घनत्व की परिभाषा को बोलूं तो क्या होगा, घनत्व की जो परिभाषा होगी वो होगी किसी भी वस्तु की भारीपन व हल्केपन की माप, उस वस्तु का क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। घनत्व का मतलब है वो कितनी भारी और कितनी हल्की है, ठीक है नहीं। सपोज करो जैसे इसी को समझ लो मार्कर है, ठीक है नहीं, ये अगर मैं जल में डाल दूं तो तैरेगा या फिर डूब जाएगा, ये जल में तैरेगा या डूब जाएगा, तो वो डिपेंड करेगा इसके घनत्व पर। किस पर डिपेंड करेगा, इसके घनत्व पर। अगर इसका घनत्व जल के सापेक्ष क्या है, अधिक है, तो ये जल में डूब जाएगा। अगर जल के सापेक्ष इसका घनत्व कम है तो ये जल में क्या हो जाएगा, तैर जाएगा, ठीक है नहीं। तो घनत्व को परिभाषित कर सकते हो कि किसी वस्तु की
भारी व हल्केपन की माप उस वस्तु का क्या कहलाता है भाई? घनत्व कहलाता है। ठीक है नहीं, जिन वस्तुओं का घनत्व अधिक होगा वो जल में डूब जाएंगी और जिनका कम होगा वो जल में तैर जाएंगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे होंगे जिसमें ये लकड़ी का टुकड़ा जो है वो जल में आपको तैरता हुआ दिख रहा है। तो ये जो लकड़ी का टुकड़ा है इसका जो घनत्व है वो जल के सापेक्ष क्या है भाई? कम है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं का घनत्व कम होता है वे ऊपर तैरती हैं, ठीक है नहीं, जबकि जिन वस्तुओं का घनत्व अधिक होता है वे जल में डूब जाती हैं। सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पर एक चित्र, ठीक है ना। जैसे मैं उदाहरण की और बात कर दूं, जैसे मैं उदाहरण की बात कर दूं कि एक लोहे का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है भाई? लोहे का टुकड़ा, यानी लोहे की कील समझ लो, सभी ने देखी होगी। लोहे की कील को मैंने क्या करा भाई? पानी में डाल दिया। लोहे की कील को क्या करा भाई? मैंने एक पानी में डाल दिया। तो क्या वो लोहे की कील पानी पर तैरेगी? नहीं। क्यों नहीं तैरेगी? क्योंकि वो डिपेंड करेगी अपने घनत्व पर। उसका जो घनत्व है वो जल के सापेक्ष क्या होगा? अधिक होगा, इसलिए कील जो है वो क्या होगी? जल में डूब जाएगी, ठीक है नहीं। अगर मैं बात कर दूं भी कागज की, कागज, ठीक है नहीं, यहाँ अभी मैंने एक एग्जाम्पल और दिया था लकड़ी का, लकड़ी के टुकड़े की अगर बात कर दूं तो क्या होते हैं? ये तैरने लगते हैं, ठीक। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है वो ज़्यादातर लेकर के घनत्व से बनता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा कि यदि किसी वस्तु का घनत्व जल के सापेक्ष जो है वो अधिक है तो वस्तु तैरेगी या डूब जाएगी। तो हमारा आंसर होना चाहिए अगर अधिक है तो वो डूबेगी और कम है तो वो जल पे तैरेगी, ठीक है नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं भाई तीसरा जो पॉइंट है भाई इसका, वो है पारदर्शिता के आधार पर। किसके आधार पर है भाई? पारदर्शिता के आधार पर है, ठीक है ना। पारदर्शिता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर। तो ये पारदर्शिता है क्या? तो भाई अगर मैं पारदर्शिता को ही परिभाषित करूं तो पदार्थ के आर पार, पदार्थ के आर पार दिखने का गुण जो है वो क्या कहलाता है? पारदर्शिता कहलाता है। पदार्थ के आर पार दिखने का जो गुण है वो क्या कहलाएगा? पारदर्शिता कहलाएगा, ठीक है नहीं। जैसे अगर सपोज करो ये बॉडी है और व्हाइट बोर्ड है, अगर मैं इसे उधर उसकी इसकी दूसरी साइड देखूं तो क्या कुछ दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। सपोज करो यहीं मैंने कांच लगा दिया। क्या लगा दिया? कांच। अब मैं कांच से दूसरी ओर देखूं तो भी आराम से दिखेगा दूसरी साइड का। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के आर पार देखने का गुण जो है वो क्या कहलाएगा? पारदर्शिता कहलाएगा। और पारदर्शिता के आधार पर भाई पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है नहीं। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में इसे बांटा गया है। नंबर 1 जो है वो है भाई हमारा पारदर्शी। नंबर 1 क्या है भाई हमारा? पारदर्शी। अब ये पारदर्शी क्या होता है इसे समझ लो भाई। पारदर्शी है भाई कि वे पदार्थ जिनमें प्रकाश जो है भाई क्या है? दूसरी ओर पार निकल जाता है। प्रकाश जो है वो दूसरी ओर क्या निकल जाएगा? पार निकल जाएगा, वो पारदर्शी कहलाएंगे, ठीक है नहीं। जिनमें आर पार निकल जाए, जैसे कांच है, कांच से अगर आप टॉर्च मारोगे तो दूसरी ओर भी जाएगी। जल है, जल में से जब तुम टॉर्च मारोगे तो दूसरी ओर दिखाई देगी। तो ये क्या है? सब पारदर्शी पदार्थ है। दूसरे की बात कर दूं वो क्या होते हैं भाई? अपारदर्शी, ठीक है नहीं। और तीसरा होता है भाई कौन सा? पारभासी। तीसरा कौन सा होता है भाई? पारभासी, ठीक है ना। एक पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो बात कर दूं सबसे पहले भाई पारदर्शी का, कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण क्या हो सकती है भाई? पार जा सकती है, वो क्या कहलाते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात कर दूं कांच है,
जल है, ठीक है ना, आदि कर सकते हो उसे। तो पारदर्शी, अभी मैंने आपको बताया था कि पारदर्शी क्या होते हैं, पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश की किरण जो है वो दूसरी ओर यानी कि पार हो सकती है। प्रकाश की किरण जो है वो क्या हो सकती है, पार हो सकती है। वो क्या कहलाते हैं, पारदर्शी कहलाते हैं। अगर अपारदर्शी की बात कर दूं तो अपारदर्शी वे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण पार नहीं हो सकती, जिनसे प्रकाश की किरण जो है क्या अभी पार नहीं हो सकती, वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे। जैसे आपने देखा होगा लोहे की चादर, ठीक है नहीं, लकड़ी की चादर जिसे बोर्ड बोल देते हैं, देखा होगा तुमने बोर्ड की जो खिड़की होती हैं और उन पर अगर आप प्रकाश डालोगे तो वो पार नहीं जाए। तो इससे हम कह सकते हैं कि लोहे की चादर जो है एक अपारदर्शी है, लकड़ी है कि जो चादर है वो भी क्या है, एक अपारदर्शी है। अब बात आई पारभासी, इसे अल्प पारदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अल्प पारदर्शी। दूसरा नाम भी है इसका क्या, अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी का मतलब है भाई आधा, अल्प मतलब कम है, पारदर्शी मतलब दिखना है, दूसरी ओर जाना प्रकाश का। पारदर्शी अभी बताया था, तो मतलब पूरी तरह से प्रकाश पार नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा प्रकाश पार जाएगा। जिसकी परिभाषा अगर बोल लूँ तो पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे जो प्रकाश है वो अल्प मात्रा में यानी कि कम मात्रा में दूसरी ओर क्या होता है, जाता है। वो क्या कहलाते हैं, पारभाषिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मैं बात कर दूं भाई तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, सभी ने देखा होगा अगर कागज है और कागज के मैं इस ओर क्या करूं, बल्ब जलाऊं, ठीक है नहीं, तो बल्ब हमें पूरा तो यानी कि पूर्ण रूप से नहीं दिख करके उसका प्रकाश कुछ अल्प मात्रा में दिखेगा यानी कम मात्रा में दिखेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, तेल लगा हुआ कागज एक पारभाषी यानी कि अल्प पारदर्शी पदार्थ है। और अगर बात कर दूं तो पतला कपड़ा भी एक पारभाषी पदार्थ है। पतला कपड़ा भी एक पारभाषी पदार्थ है। अब कैसे, आप ऐसा करो कि एक कपड़ा ले लो और कपड़े में भी क्या करो, उसमें टॉर्च जलाओ, तो भी पूरी तरह से टॉर्च पार नहीं जाएगी लेकिन कुछ मात्रा में वो प्रकाश हमें दूसरी ओर दिखेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो पतला कपड़ा है वो एक पारभाषी पदार्थ है, तेल लगा हुआ कागज एक पारभाषी पदार्थ है, और अपारदर्शी में लोहे की चादर है, लकड़ी की चादर है, पारदर्शी में कांच है, जल आदि, ये सब क्या हैं, पारदर्शी पदार्थ हैं। ठीक है नहीं, तो इसी के बाद हम अगले पॉइंट की बात करेंगे और वो है हमारा, तो ये है भाई चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। लास्ट है इसका, क्या है भाई, चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। चुंबकत्व के आधार पर देखना है अभी पदार्थ की कितनी अवस्था में कितने भागों में से बांटा गया है। ठीक है नहीं, तो भाई तुमने चुम्बक का नाम तो बहुत ही सुना होगा, है चुम्बक, और शायद खेल भी खेले होंगे चुम्बक के। ठीक है नहीं, बहुत बचपन में बहुत ज़्यादा खेल खेले होंगे कि चुम्बक से कभी रुपए को वो करना, ठीक है नहीं, हाँ रुपए, ठीक है नहीं, ये जो बच्चे होते हैं वो पानी में मतलब कहीं रुपया गिर जाए तो चुम्बक से क्या करते हैं, उसे निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा खेल खेले होंगे आपने। इसके बाद इसमें देखते हैं चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो भाई तुमने देखा होगा कि चुम्बक को जब तोड़ा जाए, चुम्बक को जब तोड़ा जाए या दो चुम्बक को जब आपस में मिलाया जाए तो एक कंडीशन तो ऐसी आती है कि चुम्बक आपस में मिल जाती है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि चुम्बक आपस में नहीं मिलती, कभी ऐसे हट जाएगी कभी ऐसे हट जाएगी। ठीक है नहीं, कभी जैसे सपोज करो ये दोनों चुम्बक हैं, अगर मैं एक कंडीशन तो ऐसे आती है कि ये यहाँ से भाई ऐसे मिल जाती है। ठीक है नहीं, एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये इससे नहीं मिलती, कभी ऐसे हो जाती है कभी ऐसे हो जाती है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है?
जरूर माइंड लगा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा होने का मुख्य कारण है कि चुंबक में दो सिरे होते हैं। चुंबक में कितने सिरे होते हैं? दो सिरे होते हैं। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है नहीं, यानी कि N और S, इसके दो पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं? दो। यानी कि जैसे सपोज करो ये एक चुम्बक है, चुम्बक है, इसका एक N सिरा है और एक S सिरा है। एक दूसरी चुम्बक ले ली मैंने यहीं पर, उसके भी वही दो सिरे हैं, एक N है एक S। तो इतना याद रखना, जब N से S मिलेगा यानी कि उत्तरी ध्रुव से जब दक्षिणी ध्रुव मिलेगा तो चुंबक जो है वो चिपक जाएगी, यानी चिपक जाएगी। कहने का मतलब है उन दोनों के मध्य आकर्षण होगा, ठीक है नहीं, यानी कि चुंबक का N सिरा और S सिरा जब मिलेगा तो चुंबक के सिरों पर क्या होगा? आकर्षण होगा। और अगर चुंबक का N और N से सिरा मिलता है तो प्रतिकर्षण होता है। तो एक बार में मैं बिल्कुल इसे क्लियर कर दे रहा हूं कि चुंबक के समान ध्रुवों पर प्रतिकर्षण होता है और विपरीत ध्रुवों पर क्या होता है? आकर्षण होता है। जैसा कि आप एक ये चित्र देख ही रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, इसमें भाई आपको तीन डायरेक्शन दिखाई गई हैं। सबसे पहली डायरेक्शन में है भाई कि S का N से जब मिलन हो रहा है यानी कि तो उसमें क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। और दूसरी कंडीशन में S का S से हो रहा है तो तीर दूसरी ओर को जा रहे हैं यानी कि प्रतिकर्षण हो रहा है। और तीसरी कंडीशन में N जब N से मिल रहा है तब भी क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि चुंबक के समान ध्रुवों पर प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों पर आकर्षण होता है, ठीक है नहीं। बात करूं मैं कि चुंबकत्व क्या है, तो भाई चुंबकत्व जो है कि चुंबक जो है वो चुंबक द्वारा लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। चुंबकत्व क्या है कि लोहे की वस्तुओं को किसके द्वारा? चुंबक द्वारा लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण जो है वो क्या कहलाएगा? चुंबकत्व कहलाएगा, ठीक है नहीं। और बात कर दूं मैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा फिर, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय प्रभाव का क्या किया जाता है? अनुभव किया जाता है, ठीक है नहीं। चुंबकीय प्रभाव का क्या किया जाता है? अनुभव किया जाता है, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक। इसी के आधार पर, चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ को भाई तीन भागों में बांटा गया है। और वो तीन भाग जो है भाई वो ये निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहला भाग है चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो इसमें चुंबकत्व की आपकी परिभाषा पूरी क्लियर हो गई थी। चुंबकत्व के बाद मैंने चुंबकीय क्षेत्र बताया था। चुंबकत्व क्या था? चुंबक द्वारा लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या था? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जाएगा वो क्या कहलाएगा भाई? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। इसके बाद मैं देखता हूं भाई इसके क्या हैं भाग। तो सबसे पहला जो भाग है इसका वो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है नहीं। दूसरा है इसका अनुचुंबकीय। कौन सा है भाई? अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ और दूसरा है इसका अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक। इसके बाद में तीसरे की बात कर दूं तो वो है भी लौह चुंबकीय पदार्थ। इन तीन भागों में चुंबकत्व के आधार पर भी पदार्थ को बांटा गया है। पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है नहीं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले
तो ये पहले पर बात कर दूं पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ कि पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। इसे परिभाषित करने को आएगा भाई, इसकी परिभाषा जरूर आती है कहीं ना कहीं से, या तो चुंबकीय क्षेत्र पूछ लिया जाता है या पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय, ठीक है नहीं, आएगा इन्हीं से। तो पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो भाई वे पदार्थ जिन्हें चुंबक के पास ले जाने पर ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। वे पदार्थ, या ऐसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबक के पास या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। आकर्षित का मतलब है ये चिपकते नहीं है चुंबक से, ठीक है नहीं, पृथ्वीकर्षित हो जाते हैं। तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं भाई, पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात कर दूँ, एग्जाम्पल क्या होंगे भाई इसके पृथ्वी चुंबकीय, जैसे जस्ता है, क्या है, जस्ता है। और बात कर दूँ तो तावा है, ठीक है नहीं, तावा है। और तावे के बाद और बात कर दूं तो आपने सुना ही होगा सोना भी है, चांदी भी है, ठीक है नहीं, और जल है। ये सब क्या है, पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ। क्या है सब, पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ हैं। देखो अगर आप तावे को चुंबक के पास ले जाओगे तो चुंबक से क्या होगा, चिपकेगा नहीं, ठीक है नहीं। सोना है उसे भी ले जाओगे वो भी नहीं चिपकेगा, ठीक है नहीं। चांदी ले जाओगे वो भी नहीं चिपकेगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो चुंबक के पास ले जाने पर क्या होते हैं, चुंबक से नहीं चिपकते हैं, यानी कि उससे पृथ्वीकर्षित हो जाते हैं, वो पदार्थ पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। दूसरी बात कर दूं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक के पास या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर मामूली से रूप से, मामूली से चिपकते हैं। समझ रहे, मामूली का मतलब बहुत कम, ठीक है ना। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबक के पास या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ये मामूली से रूप में क्या होते हैं भी, चिपकते हैं, ठीक है ना, यानी आकर्षित होते हैं। वे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मैं बात कर दूं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल भाई क्या होंगे इसके, सबसे पहला जो है भी वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम जानते हो, जैसे हवाई जहाज के पुर्जे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, वो एक क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, प्लेटिनम हो गया। बात कर दूं सोडियम, ये भी एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है नहीं, मामूली सा चिपकता है ये चुंबक पर। और बात कर दूं मैग्नीज, ये भी एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना। और बात कर दूं एल्यूमिनियम, और ऑक्सीजन आदि कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, सब अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, ठीक। इसके बाद में लास्ट बता लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ, तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, तो लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक के पास ले जाने पर इस चुंबक की बल रेखाओं की दिशा में क्या होते हैं भाई, आकर्षित होते हैं। जिधर को उसकी रेखा चल रही होंगी, कहने का मतलब है चुंबक में कितने सिरे होते हैं, 2 सिरे, एन और एस। तो इसमें जो रेखाएं दौड़ रही होंगी उनकी ओर आकर्षित होंगे ये, ठीक है ना, इसकी ओर आकर्षित होंगे, रेखाओं की ओर आकर्षित होते हैं। तो वे पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ की अगर मैं बात कर दूं एग्जाम्पल में, तो क्या हो सकते हैं भाई, जैसे लोहा देखा होगा तुमने, लोहा है और निकेल है। और बात कर दूं तो कोबाल्ट है। और बात कर दें तो भाई जैसे मैग्नेटाइट है। ये सब क्या है भाई, लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हमने देखा सबसे पहला टॉपिक जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, और जल के सापेक्ष घनत्व के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, और चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। इन टॉपिक को आज हमने थोड़ा डीपली डिस्कस किया था, ठीक है ना, और इन्हें समझाया था कि किस तरीके से ये किस किस भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है, इसके आधार पर भी बताया, इसके आधार पर भी बताया। लेकिन याद रखना, ये इस चीज़ की जो परिभाषा भी मैंने बताई, इन परिभाषाओं को आपको याद रखना होगा। परिभाषा के साथ साथ इनके एग्जाम्पल भी याद रखने होंगे,
कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार अगर वीडियो को अगर तुमने देख लिया ध्यान से, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस चैप्टर से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे जो आपसे नहीं आएगा। तो मैं बात यहीं पर अपनी ख़त्म करता हूं, और आपको वीडियो में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है या कहीं कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है नहीं। इसके बाद हम मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की। इसी के बाद चलते हैं। गुड।